ऐसे यार। ओके, आज मोनोपोली का लास्ट डे है। ठीक है। प्राइस प्राइस डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते खत्म करते भी है, सोशल कॉस्ट ऑफ मनी खत्म करेंगे। फिर इसके बाद मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी का बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जिसमें हम लोग कवर करेंगे बेसिकली इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी का डिवीजन कैसे हुआ है, और देश की जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है। आपने सुना होगा ना जीडीपी के बारे में। आज मैं आपको सिखाऊंगा जीडीपी होती क्या है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, और जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, पढ़ लो, ठीक है। आज थोड़ा टाइम मिला मेरे को, वरना भागा दौड़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। किसी का क्वेरीज होगा प्लीज़ आप माइक ओपन कर पूछना। मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, आप माइक ओपन कर पूछना। मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ। कुछ भी क्वेरी होगा आप माइक ओपन कर पूछना, ठीक है। देखिए, प्राइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइसेस में भेदभाव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइसेस में भेदभाव। ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस है, ओनली मोनोपोली ही कर सकता है, मोनोपोली के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। मोनोपोली हैज द ओनली पावर टू डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मोनोपोली का मोनो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रैक्टिस है ये कौन करता है। आंसर क्या होगा, मोनोपोली। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। मान लो ये एक प्रोडक्ट है, सपोज ये प्रोडक्ट है और मैं मोनोपोली हूँ। सपोज ये प्रोडक्ट है, अब मैं क्या हूँ, मोनोपोली हूँ। मैंने क्या किया, ये सेम प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किया, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पर, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर। मतलब जनवरी में मैंने अलग प्राइस रखा, फरवरी में अलग प्राइस रखा, मार्च में अलग प्राइस रखा, इंडिया में अलग रखा, बाहर में अलग रखा, ठीक है। राम से अलग प्राइस लिया, श्याम से अलग प्राइस लिया, मोहन से अलग प्राइस लिया, एक्स वाई जेड से अलग प्राइस लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से पर्टिकुलर सेम प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट सेम ही है, प्रोडक्ट क्या है, सेम है, पर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया अलग अलग टाइम पीरियड पर। आया बस हमने, जैसे आपने बिगेस्ट एग्जांपल आईफोन, आईफोन देखो ना, उसकी प्राइस हमेशा घटती बढ़ती रहती है। और आप देखिएगा अगर एक पूरे साल भर की एवरेज प्राइस निकाला जाए तो जनवरी की प्राइस अलग होगी, फरवरी की अलग होगी, मार्च की अलग होगी, और जैसे ही दुर्गा पूजा बिग बिलियन डे आ जाएगा, ये आपका दिवाली आ जाएगा, प्राइस ड्रॉप। आया बस हमने, 2 साल के बाद सेम प्रोडक्ट का प्राइस और ड्रॉप हो जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो प्राइस क्या हो जाएगा, वो लोग कांस्टेंट कर देंगे। आया बस हमने। तो वो बिगेस्ट आपका एग्जांपल, अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझना है तो आप आईफोन को ले सकते हैं, बिकॉज आईफोन। दूसरा एग्जांपल अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझना है तो डॉक्टर, डॉक्टर देख लो। अगर दुनिया का, अगर एक मान लो टॉप 10 डॉक्टर की बात करता हूँ जिसकी एक मोनोपोली है, मान लो एग्जांपल में मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूँ। मान लो एक कलकत्ता में बहुत बड़ा सर्जन है जिसकी खुद की मोनोपोली है, उससे बढ़िया सर्जरी कोई कर ही नहीं सकता। अब ये डॉक्टर क्या होगा, सेलिब्रिटी का सर्जरी करेगा अलग प्राइस लेगा, आम आदमी का सर्जरी करेगा अलग प्राइस लेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर सर्जरी करेगा तो उसकी अलग प्राइस लेगा, और चैरिटी करेगा तो उसका प्राइस ही नहीं लेगा। आया सामने, क्योंकि वो जो सर्जरी कर सकता है वैसा सर्जरी कोई नहीं कर सकता। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्विस तो सेम ही है, सर्विस तो सेम है, पर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। ये हो गया प्राइसेस में भेदभाव। तो ये कौन कर सकता है, जिसके पास क्या है, मोनोपोली है। अदरवाइज मोनोपोली के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो क्लियर हुआ, मोनोपोली। सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है अलग अलग टाइम पीरियड पर। क्वेश्चन आता है, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। आंसर इज सेम। अगर प्रोडक्ट सेम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम होगा। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ प्राइस डिफर करेगी। क्या डिफर करेगा, सिर्फ प्राइसेस में चेंज आएगा, प्राइस के अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आएगा। आई प्रोडक्ट सेम है,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम, ऐसे याद रखना। अगर प्रोडक्ट सेम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम होगा। सिर्फ आ जाओ, सिर्फ प्राइसेस डिफर करेंगे, इसके अलावा कुछ डिफर नहीं। इधर से बैठ जाना। गैरिक क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आंसर, व्हाट एवर द प्रॉफिटेबल कंडीशन एंड व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशन फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉसिबल कंडीशन है, लिखो तो, पॉसिबल कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आज मोनोपोली का डे नंबर कितना है? 6 है। 6। ये लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पे जाएगा, बिकॉज चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद यूट्यूब पे क्लासेस नहीं जाएगा। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, अब आप एडमिशन्स ले लो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे जा चुके हैं। एवरीथिंग इज अपलोडेड, जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ अभी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अब लास्ट है इकोनॉमिक्स का। अच्छा, अपलोड कर दिया। इकोनॉमिक्स का और क्लासेस नहीं जाने वाला यूट्यूब पे, बस ये लास्ट क्लास जाएगा। पॉसिबल कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पॉसिबल कंडीशन क्या है? नंबर 1, देयर मस्ट बी अ टू डिफरेंट सब मार्केट। टू डिफरेंट सब मार्केट। ईच मार्केट हैज different elasticity. Elasticity of market 1 not equal to elasticity of market 2. Elasticity of market 1 not equal to elasticity of market 2. अच्छा, आपको कुछ अपडेट देना था। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हुआ है, पर कुछ टेस्ट लिखा है वो लोग। कल कल टेस्ट देख करके फिर वो सर्जरी का डेट देगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ से लेकर दोनों साइड फैल चुका है वो। कैंसरस सेल होता है ना, इधर भी फैल चुका है, इधर भी फैल हो गया, तो पूरा उनका गला खोला जाएगा। ये तो काट के निकालेगा, ये साइड से गला खुलेगा। सर्जरी भी काफ़ी लंबा चलेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे की सर्जरी होगी। और उसको क्या है, एकदम जितना जल्दी हटा देगा वो, तो लाइफ सेव हो जाएगा, ठीक है? अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या है, जैसे टाटा में गया तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। 16 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला, तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। रूबी में सोर्स लगा करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल तक डेट फाइनल हो जाएगा, ठीक है? अभी क्या है, क्योंकि फैलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी फैल जाता है। और गलती से अगर वो ब्लड में फैल गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या, उसको काट के जितना जल्दी निकाल देंगे वो सही रहेगा। 2-3 दिन तक हम थोड़ा सा बिजी रहेंगे, ठीक है? क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो क्या होता है, डेट फिक्स हो जाता है ना। और फिर इंश्योरेंस के पेपर डालना, वो डालने में बड़ा झमेला होता है, जानते हो हॉस्पिटल का काम ईजी काम नहीं होता है। तो अभी क्या है, हो सकता है 2-3 दिन क्लास, 4 क्लास से हम ना दे पाएँ, ठीक? एक बार वो ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम आपको रेगुलर क्लास दे देंगे, संडे छोड़ करके डेली क्लास दे देंगे, ठीक है? तो ईच मार्केट, देखो मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि हम आपको 1 मंथ तो पूरा सिलेबस पूरा करा सकते हैं। ये प्रीति लोग से तुम लोग से पूछो, इन लोगों का आईएफएस लास्ट में तुम लोग ज्वाइन किया था ना, आईएफएस 1 मंथ तो पूरा आईएफएस पढ़ा दिया था उन लोग। वो मेरे अंदर है। हम लोग मतलब, अब मतलब जीवन में यही किया तो आदत पड़ गया, तो सिलेबस का टेंशन मत लेना। एक बार थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ, पापा थोड़ा ठीक हो जाए, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है? तो ईच मार्केट हैज अ डिफरेंट इलासिटी, मतलब मार्केट 1 की इलासिटी और मार्केट 2 की इलासिटी क्या होगी, अलग होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सुना होगा दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है और इंडिया में आईफोन महंगा होगा। इसका मतलब जहां पर आईफोन सस्ता मिलता है वहां पे इलासिटी ज्यादा होगी। अरे जहां पे आईफोन सस्ता मिलता है वहां पे इलासिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पे आईफोन महंगा होता है वहां पे इलासिटी कम होगी। तो इंडिया की इलासिटी कम है और दुबई की इलासिटी क्या है, ज्यादा है।
तो आप बताओ, क्या दुबई का इलास्टिसिटी और इंडिया का इलास्टिसिटी सेम हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? वही चीज पॉइंट नंबर 2 वही लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 2 आर डिफरेंट, E1 नॉट इक्वल टू E2। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट सब मार्केट, टू और मोर कर देना, यहाँ पे टू और मोर कर देना, दो या दो से अधिक सब मार्केट होना चाहिए, दो या दो से अधिक सब मार्केट। सर सब मार्केट क्या होता है? सब मार्केट क्या होता है समझ लो, आईफोन के लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट है, आईफोन किसी एक कंट्री के लिए बनता है या सबके लिए बनाता है? तो पूरा वर्ल्ड ही उसके लिए मार्केट है, तो पूरा वर्ल्ड उसके लिए वन मार्केट। तो मान लेते हैं ये पूरा वर्ल्ड है उसका। अब उसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हो गया सब मार्केट 1, ये हो गया सब मार्केट 2, ये हो गया सब मार्केट 3, ये 4 और ये 5। इंडिया के लिए अलग प्राइस, दुबई के लिए अलग प्राइस, बैंकॉक के लिए अलग प्राइस, गल्फ कंट्री के लिए अलग प्राइस, यूरोपियन कंट्री के लिए अलग प्राइस, रसिया के लिए अलग प्राइस। तो अलग अलग कंट्री के लिए उसने अलग अलग प्राइस सेट कर दिया, इसी को बोलते हैं सब मार्केट। क्या बोलते हैं? सब मार्केट। तो पॉइंट 1 बोलता है कि जो पूरी मार्केट है वो सब मार्केट में डिवाइड होनी चाहिए। तो आईफोन के लिए पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो मार्केट है, तो उसने क्या किया, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस सेट कर दिया। तो पूरा जो मार्केट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया। अब इंडिया इंडिया जो इंडियन जो मार्केट है उसके लिए वन पार्ट, दुबई की जो मार्केट होगी उसके लिए अनदर पार्ट, गल्फ कंट्री का जो मार्केट होगा उसके लिए अनदर पार्ट। तो पूरी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया। तो पहला कंडीशन ये बोलता है। दूसरा कंडीशन बोलता है कि हर एक मार्केट की इलास्टिसिटी किसी से मैच नहीं करेगी, एक मार्केट की इलास्टिसिटी दूसरे मार्केट की इलास्टिसिटी से डिफरेंट होगी। इसके पीछे लॉजिक बता दे रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक बता दे रहा हूँ। लॉजिक क्या, सुन लो। देखो, दुबई में आईफोन सस्ता है, तो कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? बोले कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? ज्यादा खरीद। मैं एक रफली एग्जांपल देने को, रफली एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुबई में खरीदने वाले लोग ज्यादा है, दुबई में खरीदने वाले लोग ज्यादा है। तो सपोज दुबई में 50 लोगों ने खरीदा और उसने प्राइस रखा सपोज 1 लाख रुपया, तो कितना मिला उसको? 50 लाख रुपया। कितना मिला उसको? 50 लाख रुपया। आया वो समझे? अब उसको पता है कि अगर दुबई में 50 पीस बिका है तो इंडिया में उससे कम बिकेगा, इंडिया में उससे कम बिकेगा। तो उसने एक आइडिया निकाला, फॉर एग्जांपल उसने एक आइडिया निकाला कि दुबई में अगर 50 बिका है तो इंडिया में उसका आधा बिकेगा, बिकॉज इंडिया में गरीबी है, गरीबी है भाई। दुबई में लोगों की बड़ी अमीरी है, पता है ना, लोग पैसे से ही नहाते हैं, पैसे में सोते हैं, पैसे से ही नहाते हैं। आया बात समझे? तो बोला कि दुबई में अगर 50 बिका तो इंडिया में उसका आधा बिकेगा। तो मान ली उसने बोला कि इंडिया में 25 ही बिकेगा, प्राइस को डबल कर दिया। कितना कर दिया? डबल कर दिया। अब उसको कितना मिलेगा? 50 लाख। उसको दुबई से भी 50 लाख कमाना है और उसको इंडिया से भी कितना कमाना है? 50 लाख कमाना है। भाई वो चैरिटी करने नहीं उतरा है, आईफोन वाला क्या चैरिटी के लिए उतरा है? नहीं। आप आईफोन का मेमोरेंडम पढ़िएगा, जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें बकायदा लिखा है कि वी आर ओनली फॉर द रिच पीपल। हम रिच पीपल के लिए हैं, गरीब गरीब अमीर के लिए, गरीबी के लिए हम लोग नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है ओनली बिलोंग टू रिच पीपल, ये आईफोन के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। आया बस हमने। तो अगर 50 बिका, 50 बिका तो इंटू 1 लाख किया, कितना है? 50 लाख रुपया दुबई से आया। अब उसको इंडिया से भी कितना कमाना है? 50 लाख इंडिया से भी कमाना है। तो प्राइस तो सेम रखने से चलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे खरीदने वाले कम है। और वैसे भी इंडिया में देखना, जो अमीर है वो ज्यादा ही अमीर है और जो गरीब है वो, बड़ी गैप है, अमीरी और गरीबी में बड़ी गैप है। तो पता है कि अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, अमीर आदमी से लाख के जगह पे 2 लाख खरीदे, 2 लाख रुपया परचेज करेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गरीब आदमी को तो 2 रुपया भाड़ा बढ़ा देंगे तो भड़क जाएगा, तो उसका बात ही छोड़ दो, उसके लिए तो हम बने ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला इंडियन से 2 लाख रुपया में खरीदेंगे, मतलब 2 लाख में बेचेंगे, और दुबई वाले में 1 लाख में बेचेंगे। जस्ट बिकॉज दुबई से जितनी रेवेन्यू आ रही है और इंडिया से जितनी रेवेन्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट वन, मार्केट वन, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे MR1, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? MR1। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट वन शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट टू, दैट इज दैट इज दैट इज
MR1 इक्वल टू MR2। मतलब जितना रेवेन्यू मार्केट वन से आ रहा है उतना ही रेवेन्यू कहाँ से आना चाहिए, मार्केट टू से आना चाहिए। दैट इज वाई इंडिया में आईफोन महंगे हैं, क्योंकि इंडिया में आईफोन खरीदने वाले कम हैं। इंडिया में आईफोन खरीदने वाले कम है, तो बोलता तुम लोग कम खरीदेगा तो हम प्राइस ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जितना हमको दुबई से कमाना है उतना हमको तुमसे भी कमाना है। एग्जाम्पल देख ले सकते हो, 1 लाख रुपया प्राइस रखा दुबई के लिए, तो 50 पीस बेचा, कितना आया, 50 लाख रुपया आया। बोला इंडिया में तो भिखारी लोग का कमी है नहीं, आधा खरीदने वाले हैं, तो बोला यहाँ तो 25 ही बिकेगा। प्राइस कितना रख दिया, 2 लाख कर दिया, कितना इनकम आया। तो जितना दुबई से इनकम आया उतना ही इंडिया से भी क्या आ गया, इनकम आ गया। इसी को बोलते हैं कि रेवेन्यू ऑफ मार्केट वन शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ मार्केट टू। कभी कभी एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉफिटेबल कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉफिटेबल कंडीशन क्या है, दो ही है, E1 नॉट इक्वल टू E2, E1 नॉट इक्वल टू E2, MR1 इक्वल टू MR2। एमसीक्यू जब सॉल्व कराऊंगा आप देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि E1 नॉट इक्वल टू E2, इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट वन शुड नॉट बी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट टू, एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट वन शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट टू। सिंपल सिंपल, E1 नॉट इक्वल टू E2, MR1 इक्वल टू MR2। बोलता है इलास्टिसिटी को बराबर नहीं करेंगे, बराबर तो इनकम को करेंगे। स्लोगन स्लोगन याद रखना है, स्लोगन क्या याद रखना है, इलास्टिसिटी को बराबर नहीं करेंगे, किसको बराबर करेंगे, इनकम को बराबर करेंगे। बोला इलास्टिसिटी की भाड़ में, हमको तो इनकम बराबर करना है, याद रहेगा, क्या बराबर करना है, इनकम बराबर करना है, इलास्टिसिटी को बराबर नहीं करना है। मतलब हर एक मार्केट की इलास्टिसिटी अलग होगी, बट हर एक मार्केट की इनकम सेम होगी। मेरे साथ बोलना, हर एक मार्केट की इलास्टिसिटी अलग होगी, बट हर एक मार्केट की इनकम बराबर होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। गैरिक, तुम, आप लोग को पीछे भाई, शिवम, आज बड़ा खुश नजर आ रहा। ओ, मॉर्निंग मैसेज आ गया तेरा, अच्छा। तेरा जिस दिन मॉर्निंग मैसेज आता खुश रहता बेटा तुम। लाइव एट होम वाले आ रहा, समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी बराबर पैसा दिए हैं, तो आप भी इन्वॉल्व रहिए, कुछ भी दिक्कत हो पूछिए। मेरे को लड़का लोग को याद दिलाना पड़ता है कि पैसा दिया है तुम लोग। नेक्स्ट लिखो, इग्नोरेंस ऑफ द बायर। इग्नोरेंस ऑफ द बायर। सर इग्नोरेंस ऑफ द बायर का मतलब क्या है, बोला बायर के अंदर ना, बायर के अंदर इग्नोरेंस पावर होनी चाहिए। मतलब दुबई का जो बायर है और इंडिया का जो बायर है, मतलब दुबई के बायर को इंडियन बायर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और इंडियन के बायर को दुबई से बायर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब, अगर इंडियन बायर को ये पता चलता है कि हमसे डबल चार्ज किया जा रहा है, हमसे डबल चार्ज किया जा रहा है, भाड़ में क्या खरीदेंगे ही नहीं। अगर इंडियन के लोगों में ये मन में आ गया कि हमसे क्या किया जा रहा है, डबल चार्ज किया जा रहा है, मतलब ऐसे ही हम लोग 200 साल अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए गए, अब आईफोन भी प्रताड़ित कर रहा है, भाड़ में गया आईफोन कंपनी खरीदेंगे ही नहीं। अगर ये भाव आ गया तो क्या आईफोन यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। बोला ये इग्नोरेंस ऑफ द बायर को ना इग्नोर कर देना है। वो कहीं पे क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, भाड़ में गया। तुमसे क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या बोला, भाड़ में गया। चल लॉ में क्या बोलते हैं इसको, बता बेटा, पढ़ाए तेरे को। हाँ, हाँ, तू उसकी दोस्त है ना, समझ गया था। से पूछे थे, ये आंसर दे रही लड़की। 5 नंबर, इग्नोरेंस ऑफ द बायर, हाँ उसको पढ़ाए थे। इग्नोरेंस ऑफ द बायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आप बताइए, इंडिया से कोई बोलता है हम जाकर दुबई से आईफोन खरीदेंगे, तो मूर्खता हो गया भाई। अगर इंडिया से कोई बोलता है हम दुबई जाएंगे और आईफोन खरीद के लाएंगे, मूर्खता है कि नहीं। खाने पीने आने जाने रहने का हो गया, अब दुबई तो सिर्फ आईफोन लेके तो खरीदेगा नहीं, दिल में इच्छा होगी थोड़ा और घूम ले, तो पता चला 1 लाख का आईफोन पड़ गया 5 लाख रुपया।
1 लाख का आईफोन कितना पड़ गया? 5 लाख रुपया पड़ गया। बोला ये नो ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलाउ कर दे तो क्या प्राइस सेम रहेगा? इसलिए बोलते हैं इसे नो ट्रांसपोर्टेशन। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है, इंडिया का बायर इंडिया में रहना चाहिए और दुबई का बायर दुबई में रहना चाहिए, दोनों एक जगह से मूव ना करें। नो ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट लिखो। कितना पॉइंट हो गया? 6 हो गया, 5 हो गया ना? एक पॉइंट लिखो। देयर मस्ट बी अ 2 or more different sub market, each market has different elasticity, margin revenue of market 1 should be equal to margin revenue of market 2, ignorance of the buyer, no transportation cost। लास्ट में ये लिखने देना तुम ना। मस्ट हैव, ये पॉइंट पे थोड़ा स्टार लगा देना, इस पॉइंट थोड़ा स्टार लगा देना। मस्ट हैव मोनोपोली पावर। और मेरा गलती हो गया, पहला पॉइंट हमको ये लिखना चाहिए था, हमको थोड़ा लेट याद आया। ये जो 6 नंबर पॉइंट था इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था। मस्ट हैव मोनोपोली पावर। आप बताओ, मोनोपोली पावर रहेगा तभी तो ये वाला कांड कर पाएगा। ये वाला जो खेला खेल रहा है वो दुबई के लोगों के साथ अलग से खेल रहा है, इंडियन लोगों के साथ अलग से खेल रहा है। ये जो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन के घूम रहा है उसके पास क्या है? मोनोपोली पावर। तो पहला पॉइंट हमको ये लिखना चाहिए था पर गलती हो गया। मस्ट हैव मोनोपोली पावर। अगर उसके, आप बताओ, अगर आईफोन के पास मोनोपोली पावर नहीं रहता, क्या वो ये वाला खेल खेल पाता? क्या ये वाला खेल खेल पाता? नहीं खेल पाता। सीएससी का भी तो मोनोपोली है, सीएससी का भी तो मोनोपोली है ना? तभी तो वो क्या करता, अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, डोमेस्टिक से अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, बिजनेस यूनिट्स अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, ट्रस्ट यूनिट्स अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, हॉस्पिटल से अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, स्कूल कॉलेज से अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपके पास अगर मोनोपोली पावर होगा तभी आप ये वाला काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एक बार ना ये 6 पॉइंट रिवाइज करो तो फटाफट, ये 6 पॉइंट रिवाइज करो एक बार फटाफट। देख लीजिए। समझा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन आया है कि सर सेकंड वाला पॉइंट फिर समझा दिए। देखिए बाबू, ये बोल रहा है ना सेकंड वाला पॉइंट कि हर एक मार्केट की जो इलास्टिसिटी होगी वो दूसरे मार्केट से अलग होगी। मतलब मान लो मैं दुबई और इंडिया की बात कर रहा हूँ। दुबई एक रिच कंट्री है जहां पर लोगों की परचेजिंग पावर काफी हाई है, इसलिए वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, ई ग्रेटर देन 1 है। इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्री आता है जहां पे पर कैपिटा इनकम काफी कम है, यहाँ पे लोग बहुत सोच समझ कर बाइंग करते हैं, आगे पीछे देख करके सामान परचेज करते हैं, जिससे यहाँ की जो इलास्टिसिटी है वो कम है। आया बस हमने। तो दुबई की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इंडिया की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। यही बात बोला गया है कि दुबई की मार्केट की जो इलास्टिसिटी होगी और इंडियन मार्केट की जो इलास्टिसिटी होगी वो आपस में मैच नहीं करेगी। ये इसका वन ऑफ द पॉसिबल कंडीशन है कि इलास्टिसिटी ऑफ दुबई शुड नॉट बी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बट इलास्टिसिटी अलग होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड बोलता है इनकम अलग नहीं होना चाहिए। अगर दुबई की इलास्टिसिटी अलग है कोई बात नहीं है, इंडिया की इलास्टिसिटी अलग है कोई बात नहीं है, जितना हम दुबई से कमा रहे उतना ही हम इंडिया से कमाएंगे। वर्ड पर ध्यान देना, जितना हम दुबई से कमा रहे उतना हम इंडिया से कमाएंगे। इसलिए इंडिया में लोग प्राइस ज़्यादा रखते हैं बिकॉज यहाँ पे खरीदने वाले कम है, और दुबई में खरीदने वाले लोग ज़्यादा है इसलिए प्राइस कम रखते हैं।
जिससे बराबर इनकम आ जाए। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि रेवेन्यू ऑफ मार्केट वन शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ मार्केट टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बातचीत थोड़ा सा कम कीजिएगा आप लोग प्लीज। डिग्री या टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्री या टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नंबर वन, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, 2 लाइन का, 2 लाइन की स्पेस छोड़िएगा, उसमें एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? एग्जाम्पल, तो इससे समझ में आ जाएगा। फिर लिखिए सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जिशु आप कॉल किए थे ना? थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा थोड़ा 2 2 लाइन की स्पेस छोड़ना। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एमसीक्यू आता है, हर साल आता है, एक एमसीक्यू हर साल आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यहाँ से रहता है, क्योंकि आपका मोनोपोली 10 नंबर का है, 10 नंबर का मोनोपोली है, मिनिमम 3 एमसीक्यू आएगा, मिनिमम 3 एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एमसीक्यू आएगा। एक एक तो कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आता है पहले बता दे रहा हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से आता है कोई एमसीक्यू, मोनोपोली पावर से एमसीक्यू आता है, और मोनोपोली और एमआर का जो रिलेशन नहीं पढ़ाया था आपको, इलास्टिसिटी वाला, वहाँ से एमसीक्यू आता है, और फीचर से एमसीक्यू आता है। जितना भी मार्केट आप पढ़िएगा उसका फीचर्स तो जुबान पे रटा होना चाहिए। टेंशन ना लो, हम तो खुद क्लास में इतना बार पढ़ाएंगे, आपको रट जाएगा, टेंशन ना लो। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सर फर्स्ट डिग्री मतलब वर्ड क्या है? वर्ड क्या है फर्स्ट डिग्री? मतलब मान लो मैं मोनोपोली है, एग्जांपल समझो, मान लो मैं मोनोपोली हूँ, मुझे पता है कि सामने वाला कस्टमर की औकात बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि सामने वाले कस्टमर की औकात बहुत ज्यादा है, तो मैंने उसकी औकात को देखा और उसके हिसाब से प्राइस चार्ज किया। एग्जाम्पल, मैं ये फ़ोन बेच रहा हूँ, ये मैं फ़ोन बेच रहा हूँ और खरीदने वाले हैं मुकेश अंबानी। मैं ये फ़ोन बेच रहा हूँ, कौन खरीदने वाला है? मुकेश अंबानी। औकात के हिसाब से प्राइस चार्ज कर लेंगे, जितना जुबान में, जितना गिनती मेरे को आता है बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। आया बात समझ? मतलब हाँ, चार्ज कर लेंगे। आया बस, एक फनी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहने का मतलब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि सेलर कस्टमर की औकात देखेगा, औकात मतलब परचेजिंग पावर को देखेगा कि कितना सामने वाला पे कर सकता है, और जितना पे कर सकता है ना दबा के प्राइस लेगा। अगर वो 5 लाख रुपया पे कर सकता है तो बोलेगा 5 लाख इसका दाम है। मतलब इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देर इज नो कंज्यूमर सरप्लस। यही वाला क्वेश्चन आता है, क्या फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस आता है? आंसर इज नो, क्योंकि फर्स्ट डिग्री में मेरे को लग रहा है कि शिवम 1 लाख रुपया दे सकता है, तो मैंने शिवम से कितना प्राइस चार्ज किया? 1 लाख रुपया। मुझे लग सकता है कि अभिषेक पांडे भिखारी 50,000 दे सकता है, तो कितना दे सकता है? 50,000। नो प्राइस, नो कंज्यूमर सरप्लस। शिवम, है ना? मतलब अगर वो 1 लाख दे सकता है तो मैंने उससे कितना चार्ज किया? 1 लाख। मैं अगर 50,000 पे करने का औकात रखता हूँ तो मेरे से कितना चार्ज किया जाएगा? 50,000। क्या मेरे को कोई डिस्काउंट मिला? उसने मेरा औकात देखा, बोला तेरा औकात तो 50,000 है, चल 50,000 निकाल। शिवम आया, बोला बहुत तू डांस करता है, तेरा औकात 1 लाख का है, चल 1 लाख रुपया निकाल। मतलब इन इन केस ऑफ फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर का कोई सरप्लस नहीं है। सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एनीवन? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, हाँ बोलो बाबू। हाँ, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट। या सिंपल समझना, सिंपल समझना, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब कंज्यूमर को प्रॉफिट। कंज्यूमर को प्रॉफिट कब मिलता है? जब 100 की सामान 80 मिल जाए। अगर 100 रुपए की सामान 80 में मिल जाता है तो कितने का प्रॉफिट मिला? 20 रुपए का। अगर 100 की सामान 100 की सामान आपको 80 में मिल जाता है, 100 का सामान 80 मिलता है, कितने का प्रॉफिट मिला? 20 रुपए का। बट यहाँ तो भाई बोल रहा है तेरा औकात 100 रुपए का है, तेरे से 100 रुपए ही लेंगे। तेरा औकात 100 रुपए का है तो तेरे से कितना लेंगे? 100 रुपए ही लेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं। जब कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो हमको क्या प्रॉफिट मिला? जब हमको प्रॉफिट नहीं मिला तो इन इन केस ऑफ फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस। लिखो फर्स्ट। एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल लिखो, लॉयर। हाँ बोलिए। डॉक्टर। बोले बाबू। कंज्यू हाँ वही तो होता है, एक्चुअल प्राइस, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट। विलिंग टू पे माइनस, विलिंग टू पे का मतलब कितना पे करने का मन है। तो सपोज मेरी औकात है 100 रुपया पे करने का, और सामने वाला बोलता है आपसे 100 रुपये ही लेंगे। हर एक कंज्यूमर का अपना बजट होता है ना, हर एक कंज्यूमर का अपना बजट होता है। तो मान लो उसको पता है कि मैं 100 रुपया दे सकता हूँ, तो मेरा मेरा विलिंगनेस कितना है? 100 का। अगर सामने वाले को पता है कि मैं 100 रुपया पे कर सकता हूँ तो मेरा विलिंगनेस कितना हो गया? 100 रुपया। और मेरे से मांगा भी कितना? मांगा भी 100 रुपया। तो जितना मेरा विलिंगनेस था उतना ही मेरा क्या हो गया? एक्चुअल हो गया। अगर मोनोपोली को पता चल जाता है कि सामने वाला 100 रुपया पे कर सकता है, बस उसकी उतनी औकात है, दैट इज द विलिंगनेस टू पे। बोलता है अगर तू 100 दे सकता है ना, चल 100 रुपया निकाल। वही तो एक्चुअल पेमेंट भी हो गया। तो जितना उसका विलिंगनेस हो गया उतना उसका एक्चुअल हो गया। तो 100 रुपया विलिंगनेस और 100 रुपया एक्चुअल। तो विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल, 100 रुपया विलिंगनेस था और 100 रुपया एक्चुअल था, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? जीरो। यही तो पढ़ा रहा हूँ। आया समझ में? हेलो। ओके। कुछ भी डाउट होगा पूछना। आइए, एग्जाम्पल लॉयर एंड डॉक्टर। सर लॉयर और डॉक्टर एग्जाम्पल क्या है? लॉयर का भी यही होता है। अगर लॉयर को लगता है सामने वाला पार्टी काफ़ी हाई है, फीस अपना ज़्यादा मांगता है। अब तुमको लगता है कि ममता बनर्जी का लॉयर 200 रुपया फीस लेगा? तुमको लगता है? इस सेलिब्रिटी जो लोग लॉयर लोग होते हैं, जो अगर सेलिब्रिटी का केस, ऐसे तो इनको चांसेस कम मिलता है सेलिब्रिटी का केस। एक बार बोलते हैं मुर्गा मिल गया तो अच्छा खासा पूरे साल भर कमाई एक बार में निकाल लेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राम जेठमलानी अभी तो बेचारे मर गए, जब वो सेलिब्रिटी लोग का केस लड़ते थे ना तो एक हियरिंग का 2 करोड़ रुपया लेते थे। और जब वो सरकारी सरकारी क्लाइंट का केस लड़ते थे, मतलब जो उनको कोर्ट बोलती थी कि आप इनका केस लड़ो, तो 200 रुपया फीस लेते थे। जब सरकारी, जब कोर्ट उनको बोलता था कि सामने वाले का केस आप लड़ोगे, तब तो उनकी फीस 200-300 रुपया होती थी। और वहीं वही राम जेठमलानी जब किसी सेलिब्रिटी का, आपको पता है बीजेपी में एक बहुत बड़े नेता है जो भी जिंदा है, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ, आज जेल में होते अगर राम जेठमलानी नहीं होते तो। लाल कृष्ण आडवाणी का जो केस लड़ा लड़ा गया था वो राम जेठमलानी लड़ा था, और उनको बचाया। इवन राहुल गांधी बचे हुए राम जेठमलानी की वजह से। राहुल गांधी भी बचे हुए किसके वजह से? राम जेठमलानी। अब आपको लगता है राहुल गांधी का केस लड़ रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का केस लड़ रहे हैं राम जेठमलानी, तो छोटा रकम लेंगे या बड़ा रकम लेंगे? बड़ा रकम लेंगे। और वही एक गरीब आदमी का जब केस लड़ते थे वो तो छोटा रकम लेते थे। एग्जाम्पल होगा डॉक्टर और लॉयर। डॉक्टर भी यही करता है, किसी सेलिब्रिटी का सर्जरी करेगा दवा के पैसा लेगा। आम आदमी करेगा तो जो नॉर्मल चार्ज रहेगा वही पे करेगा, जो हॉस्पिटल का चार्ज रहेगा। मैं अपनी खुद का केस बता रहा हूँ। मेरे को डॉक्टर डॉक्टर नॉर्मली बोला, पापा केस में बोला कि बड़े हॉस्पिटल में कराओगे 10 लाख रुपया, सिंपली बोला। नर्सिंग होम में कराओगे आधा। मैंने बोला 10 लाख देंगे चलो बड़े, क्योंकि भाई रिस्क नहीं ले सकते ना। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, मेडिकल साइंस में सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप नहीं ले सकते, आपकी औकात दे सकते हो। मेरे को सिंपली बोला भाई सर्विस तो हम ही देने वाले, बट क्या है बड़े हॉस्पिटल में क्या है ना, सारा सर्विस फटा, बगल में आईसीयू होता है, कल को कुछ भी पेशेंट हुआ तुरंत आईसीयू में डालेगा। कल को हार्ट में दिक्कत, मतलब ऑपरेशन करते हुए सपोज हार्ट में दिक्कत हो, तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को पकड़ के लाएगा। तो बड़े हॉस्पिटल में ये फायदा होता है, छोटे हॉस्पिटल में ऐसा फायदा नहीं होता है। आधा प्राइस कर दिया। सोचो सर्विस सेम है, सर्विस सेम है, डॉक्टर वही है,
प्राइस आधा हो गया। तो अलग अलग कस्टमर, लेकिन क्या हर आदमी बड़े हॉस्पिटल में करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता है। तो डॉक्टर वही है, सर्विस भी वही है, ऑपरेशन भी वही करेगा। छोटा नर्सिंग होम में 5 लाख मांग रहा है, बड़े नर्सिंग होम में, बड़े हॉस्पिटल में 10 लाख मांग रहा है। अलग अलग कस्टमर से क्या कर रहा है वो, अलग अलग प्राइस चार्ज। और वही कल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जाकर सर्जरी करेगा, वही कल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्जरी करेगा तो और भी सस्ता में करेगा। तो बिगेस्ट एग्जांपल होता है लॉयर और डॉक्टर। लॉयर और डॉक्टर केस में ना हमेशा फर्स्ट डिग्री या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज डॉक्टर और लॉयर, इवन आप परिचित भी होंगे, जब भी आप किसी डॉक्टर पास इलाज कराने जाते हो पहले पूछता आप करते क्या है। कभी कभी भी भगवान करे आपको ये सब ना पूछना पड़े डॉक्टर लोग, लेकिन कभी भी, इसे मेरे से पूछा था करते क्या है आप। जब देखा लंबा बिल बना तो पहले बोला करते क्या, पापा क्या करते हैं, कितना पे कर सकते हो, डायरेक्टली बोला कितना पे कर सकते हो, बजट क्या है तुम्हारा। आपके पापा मम्मी से पूछेगा जो लोग हॉस्पिटल का चक्कर खाए हुए। बिगेस्ट एग्जांपल होगा फर्स्ट डिग्री का लॉयर एंड डॉक्टर। यहाँ पे लिख लो नोट, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिख लो, इन नो कंज्यूमर सरप्लस प्रेजेंट, नो कंज्यूमर सरप्लस प्रेजेंट। क्या फर्स्ट डिग्री में, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस प्रेजेंट होता है? रीजन 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 रीजन। हाँ, बिकॉज मोनोपोली, मोनोपोली को जितना लगेगा कि तुम पे कर सकते हो, तुमसे उतना ही प्राइस चार्ज करेगा। एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे तो क्या दोगे आप? डॉक्टर एंड लॉयर। ठीक है, डॉक्टर एंड लॉयर। टीचर को भी बाद में डाल देना, टीचर लोग भी ऐसे ही हो गए आजकल। हाँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, टीचर लोग भी आजकल ऐसे हो गए। सर आप हैं क्या? हो सकता हूँ। मैं क्यों पूछ, क्या मैं टीचर नहीं हूँ? नेक्स्ट देखो। पर मेरा मोनोपोली नहीं है यार। कहाँ लिख दिया, कहाँ ले चला गया? बोलो अब। हाँ, पर डॉक्टर की बात हो रही है बाबू ना, हॉस्पिटल की बात थोड़ी हो रही है। आपको पता है बहुत, जैसे अपने कैलकाटा में ना, कैलकाटा में जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा में एक डॉक्टर बैठता है। अभी तो मैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा हूँ, मुझे पता है चल गया। टाटा में एक डॉक्टर बैठता है, वो सिर्फ टाटा में बैठेगा, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, उसका मेरे बैग में उसका होगा प्रिस्क्रिप्शन। वो सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं बैठता, सिर्फ टाटा में बैठेगा। अगर तुमको उससे इलाज करवाना टाटा में जाना पड़ेगा। आया वो सामने, और उसको राष्ट्रपति अवार्ड सब कुछ मिला हुआ है, और उसकी वेटिंग चलती है 1.5 महीने। ये तो सोर्स लगा के मेरे को 16 तारीख को मिला है, मतलब सोर्स लगा के 16 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला है। आप बताओ, क्या मोनोपोली नहीं है उसकी? क्या मोनोपोली नहीं है उसकी? बड़े बड़े डॉक्टर की मोनोपोली होती है भाई। चलो सेकंड में आ जाओ। मैंने कहाँ ले चला लिखा था, चलो सेकंड लिखो तो। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप जब किसी कोर्ट वोर्ट में जाओगे ना, तो जो कोर्ट का जो सबसे बड़ा लॉयर होता है, उसकी पूरी मोनोपोली होती है। अरे हर एक कोर्ट का बड़ा लॉयर होता है ना, उसकी क्या होती है, मोनोपोली होती है। उसका चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, और उसका अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलेगा। उसका जो असिस्टेंट होगा महाबदतमीज होगा। पहले पैसा, हाँ पहले पैसा मांगेगा फिर बात करेगा। अभी तो तुम मतलब ही निकला है मार्केट में, समझ में आ जाएगा, एक बार घूमो। देखो, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ, बार्गेनिंग वनिंग करता है। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईफोन क्या करता है, पूजा पूजा का माहौल आ गया, दुर्गा पूजा का माहौल आ गया, ठीक है, दिवाली का माहौल आ गया, सबको पता है ना चाहने वाले लोग भी खरीदेंगे। ना चाहने वाले लोग, क्योंकि क्या होता है, एक होता है ना, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। पढ़ाई के इन्वायरमेंट भी आपका पढ़ने का मन करेगा। ऐसे ही अगर फेस्टिवल का माहौल आ जाता है, तो कंजूस लोग भी एक्टिव हो जाता है, मतलब खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो आईफोन वाला लोग क्या करता है आपका, जैसे ही फेस्टिव का माहौल आता है आपको डिस्काउंट देगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, परचेस करोगे, और अपने दोस्त यार को भी क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। आया बस हमने, तो ये हो गया आपका सेकंड, कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, जिससे उसका सेल वगैरह ज्यादा बढ़े।
तो सेकंड वाले में ना कंज्यूमर सरप्लस मिलता है क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है ना। सेकंड वाले में कंज्यूमर सरप्लस मिलता है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिखो सेकंड वाले में एग्जाम्पल लिखो, इन फेस्टिव सीजन कंज्यूमर गेट डिस्काउंट, इन फेस्टिव सीजन कंज्यूमर गेट डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 2 लिखना, हियर कंज्यूमर सरप्लस इज प्रेजेंट, हियर कंज्यूमर सरप्लस इज प्रेजेंट। हियर कंज्यूमर सरप्लस इज प्रेजेंट। पॉइंट नंबर थर्ड, अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या होता है? ब्लॉक प्राइस सिस्टम होता है। ब्लॉक प्राइस सिस्टम होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पता है कैसे चार्ज होता है? जैसे हाँ, 10 यूनिट्स, 1 यूनिट से लेकर के 50 यूनिट का एक प्राइस होता है। फिर 50 से लेकर के 100 यूनिट यूज करेगा तो सेकंड प्राइस होगा, प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। मान लो अगर यहाँ पे 6 रुपया पर यूनिट ले रहा है ना, तो इस केस में आपसे 7 रुपया पर यूनिट लेगा। और अगर 100 रुपया यूनिट से लेकर के 200 यूनिट तक यूज करोगे तो 8 रुपया। ये मैं लिख रहा हूँ सीएससी का, कभी बिल विल आता तो चेक किया करो, देखना ग्राफ बनाया रहता है, ग्राफ बनाया रहता है। तो उसमें इसको ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं कि अगर आप कम यूज करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगा, ज़्यादा यूज करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहे। और गलती से अगर 500 पर यूनिट क्रॉस कर देते हो तो 10 रुपया पर यूनिट से लेकर के 14 रुपया पर यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में आप रहते हो, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में रहते हो। तो सीएससी ये प्राइस चार्ज करता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक सिस्टम प्राइस। क्या बोलते हैं? ब्लॉक सिस्टम प्राइस। तो थर्ड थर्ड वाले में ब्लॉक सिस्टम प्राइस होता है। और एग्जांपल आपने देखा होगा मूवी थिएटर वगैरह में, आगे बैठोगे पिक्चर तो सेम ही है, आगे बैठोगे थोड़ा सस्ता, बीच में बैठोगे थोड़ा महंगा, ऊपर बैठोगे और महंगा, एकदम टॉप गोल्ड सिल्वर डायमंड के बाद कुछ और आता होगा उसका प्राइस और भी ज़्यादा। ये हो गया थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या हो गया? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस मिलता है? लिटिल बिट, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं मिलता है। तो कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मिलता है सेकंड वाले में, ना तो फर्स्ट में मिलता है और ना ही थर्ड में। थर्ड में थोड़ा बहुत अगर मिल भी गया, फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कंज्यूमर सरप्लस किस डिग्री में आता है, आंसर क्या होगा? सेकंड डिग्री, ना फर्स्ट ना थर्ड। ठीक है। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका? मूवी थिएटर एग्जांपल, मूवी थिएटर एग्जांपल। फिर आपका सीएससी का एग्जांपल ला देना जहाँ पे ब्लॉक प्राइस सिस्टम होता है। आया सामने? रेलवे डाल सकते हो, बच्चे लोग से अलग प्राइस चार्ज करता है। अरे रेलवे का प्राइस कैसे होता है? बच्चा लोग से अलग प्राइस चार्ज करता है, एडल्ट से अलग प्राइस होता है, सीनियर सुपर सीनियर से अलग प्राइस। ठीक है, लिखो थर्ड वाला। लिखो मूव, लिखो एग्जांपल मूवी थिएटर, मूवी थिएटर्स, इलेक्ट्रिसिटी इन कोलकाता, सीएससी लिख दो ना, सीएससी इन कोलकाता। थर्ड सेकंड पॉइंट लिखो, नो कंज्यूमर सरप्लस, नो कंज्यूमर सरप्लस प्रेजेंट। इसमें पता है जो लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोकेशन बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप समोसा की बात करूँ, आप अगर मान लो यहाँ पे खा रहे हो तो अलग प्राइस, वही एरोप्लेन में बैठे खा रहे हो अलग प्राइस। पानी का बात कर सकते हो। तो थर्ड वाले में ना आपका ये सब भी मैटर करता है, लोकेशन भी मैटर करता है, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया भी मैटर करता है। ठीक है, अब हिमालय का चोटी में ले जाकर तुम पिज्जा खा रहे हो तो अलग ही प्राइस होगा उसका। क्लियर हुआ? सुनो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री में क्या प्राइस, फर्स्ट डिग्री में क्या कंज्यूमर सरप्लस पाया जाता है? नहीं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? लॉयर, डॉक्टर।
सामने वाले की जितनी औकात है उतना आंसर उतना पैसा वो चार्ज करेगा। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, अपना मोनोपोली ना सेल बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो जिससे वो डिस्काउंट देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसका माल बिक जाए, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी उसका सेल हो जाए। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कंज्यूमर को, सेकंड वाले में कंज्यूमर को डिस्काउंट मिलता है। दैट इज वाई यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस पाया जाता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, क्या एग्जांपल दिया, फेस्टिव सीजन का जो सेल्स वगैरह होता है, ठीक है। और थर्ड में क्या बोल सकते हो, आपका ब्लॉक प्राइस सिस्टम होता है, ठीक है। थिएटर दे सकते हो, इंडियन रेलवे दे सकते हो, सीएससी का एग्जांपल दे सकते हो, जहां पर अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग यूजर्स पर अलग अलग प्राइस चार्ट किया था। जैसे अलग अलग कंज्यूमर है, छोटा बच्चा से अलग प्राइस, बड़े से अलग प्राइस, ठीक है। ऐसे ही आपका प्लेस, आगे बैठोगे तो सस्ता, पीछे बैठोगे तो महंगा, ठीक है। फिर यूजेस कम यूज करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, ज्यादा यूज करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा रहेगा। मैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, कम यूज करोगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा होगा। ये हो गया थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको ज्यादातर अगर याद करना है तो कंज्यूमर सरप्लस वाला तो दिमाग में बैठना है जब तक एग्जाम आपका ना हो जाए, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिग्री में पाया जाता है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं पाया जाता। याद रहेगा। मोनोपोली का लास्ट क्वेश्चन, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। लाइव एट होम, कोई दिक्कत होगा पूछेगा। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनो, इसी को अपने बोलते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली क्या होता है, सिंपल, लॉस टू सोसाइटी। सिंपल मतलब होता है, एकदम इजी में समझा दिया मैंने। लॉस टू सोसाइटी, सोसाइटी ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ, ड्यू टू, लिख नहीं रहा, तेरे को नहीं एग्जाम देना है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, लॉस टू सोसाइटी, लॉस टू सोसाइटी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर, लॉस टू सोसाइटी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, ध्यान सुन लीजिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हाँ एग्जांपल दूंगा, आप बताइएगा। आप ये जानते हैं कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन पढ़े हो ना, और मोनोपोली तो पढ़ ही रहे हो। आप बताइए प्राइस कहाँ पे कम होती है और कहाँ पे ज्यादा होती है। एक डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ। प्राइस कहाँ पे कम चार्ज किया जाता है, मोनोपोली में या परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन मानते हो ना, हाँ मानते हो ना। तो इधर लो प्राइस, इधर क्या हो गया, हाई प्राइस। जहां पर प्राइस लो है, जहां पे प्राइस लो है, यहां पर, यहां पे कंज्यूमर सरप्लस होगा। जहां पे प्राइस लो है वहां पे कंज्यूमर सरप्लस होगा, और जहां पे प्राइस हाई है वहां पे कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा। एग्जांपल, जहां पे प्राइस लो है, सुनो, जहां पे प्राइस लो है मार्केट में क्वांटिटी भी ज्यादा होगा, मतलब सप्लाई भी ज्यादा होगा। अरे प्राइस लो होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पे प्राइस हाई है वहां पे सप्लाई भी कम होगा। अब एज ए कंज्यूमर आपको सप्लाई कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट की सप्लाई कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए भाई, क्योंकि डिमांड तो करोगे और सप्लाई रहेगा तो प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड रुकने वाला तो है नहीं। अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि प्राइस को घटाने बढ़ाने में सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ी सी सप्लाई गिरेगी प्राइस तुरंत बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड तो रुकने वाला नहीं है, डिमांड तो बढ़ेगा। साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए, सप्लाई। अगर सप्लाई कम हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक डिफरेंस कॉलम पे समझा दिया कि इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस कम होता है, सप्लाई ज्यादा होता है, और कंज्यूमर सरप्लस को क्या मिलता है, प्रॉफिट, मतलब कंज्यूमर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। एट द सेम टाइम इन मोनोपोली प्राइस हाई होती है,
सप्लाई कम होती है और कंज्यूमर को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, कोई सरप्लस नहीं मिलता। सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली? क्या बेटर है? तो मोनोपोली वजह से लॉस हो रहा है कि नहीं लॉस हो रहा है? इसी को बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। ये जो मोनोपोली के वजह से ये जो मोनोपोली के वजह से सोसाइटी को लॉस हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ मोनोपोली सोसाइटी को लॉस हो रहा है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, डेड वेट लॉस या सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। मैंने आपको एक इजी वे में समझा दिया, आप इसका गूगल कर लो या बुक में जाओ, भयानक डायग्राम बनाया है। पहले कंज्यूमर सरप्लस निकालेगा, फिर प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेगा, परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर निकालेगा, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर निकालेगा, फिर मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस निकालेगा, फिर प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेगा, दोनों को एग्रीगेट करके कॉमन डायग्राम बनाएगा, मैथमेटिकल प्रूफ करके आपको आंसर आएगा। माथा चकरा गया आपको। है यही बात जो आपको समझा रहे हैं, है यही बात, सिंपल बात। हम आपको डिफरेंस कॉलम में समझा दिया कि इन मोनोपोली प्राइस इज हाई, इन मोनोपोली प्राइस इज हाई, quantity supply is very low, consumer surplus is very low, that is why society gets some losses, that is why society gets some losses, these losses is known as social cost of monopoly या dead weight loss। जो सोसाइटी को लॉस हो रहा है, बिकॉज जो सोसाइटी को लॉस हो रहा है मोनोपोली के वजह से, बोलो मेरे साथ, जो सोसाइटी को लॉस हो रहा है मोनोपोली के वजह से, उसी को अपने बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। अभी डेफिनेशन लिखा दूंगा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार रुक जाओ, एक बार। आपने भी पढ़ा होगा इन मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा कि ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल, ऐसे पढ़ा होगा, सुनो, प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर और एम आर इक्वल टू एम सी, हेंस प्राइस इक्वल टू एम सी। अरे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो ए इक्वल टू डी नहीं होगा? वही चीज यहाँ बोला गया है कि P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी, दैट इज वाई P इक्वल टू एम सी। और आपको मैंने मोनोपोली में इटसेल्फ मोनोपोली में पढ़ाया था डायग्राम बनाकर कि इन मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अब इसी में सेम बात पर मान लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपया, मान लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपया, एज्यूम कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट कितना है 10 रुपया। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो प्राइस भी कितना होगा? हेलो हेलो, परफेक्ट कंपटीशन होगा तो प्राइस भी कितना होगा? 10 रुपया। अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट बोथ मार्केट की मार्जिनल कॉस्ट सपोज सेम है, दोनों मार्केट की मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन की मार्जिनल कॉस्ट एज्यूम कर लेते सेम है, एज्यूम कर लेते सेम है। तो अगर मोनोपोली होगा, सॉरी, अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो 10 रुपये अगर मार्जिनल कॉस्ट है तो प्राइस भी कितना होगा? 10 रुपये होगा। बट अगर मोनोपोली होगा तो अगर मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपये है तो क्या प्राइस भी 10 रुपया होगा? नहीं। मालूस ने रख दिया कितना रुपया? 15 रुपया। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा मेरे वर्ड पे ध्यान देना, कि मान लेते हैं कि ये 10 रुपया सेम है, मान लेते हैं ये 10 रुपया सेम है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सेम है। मोनोपोली में जितना मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है और परफेक्ट कंपटीशन में जितना मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, दोनों क्या है? सेम है। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो 10 रुपया मार्जिनल कॉस्ट तो प्राइस भी 10 रुपया, 10 रुपया मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस भी 10 रुपया। बट मोनोपोली में अगर मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपया आ रही है तो प्राइस 10 रुपया नहीं होगा, 10 रुपया से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा है बाबू, कितना ज्यादा है? 5 रुपया, मतलब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अगर सोसाइटी 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रही है पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से अगर सोसाइटी, एज्यूम करो सोसाइटी अगर 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रही है पर यूनिट के हिसाब से, सोसाइटी में कोई एक बंदा रहता है या बहुत लोग रहते हैं? अगर 1000 लोग भी 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एक यूनिट में, तो 5,000 एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है सोसाइटी से? तो सोसाइटी को बेनिफिट या सोसाइटी को लॉस है? बोलिए, सोसाइटी को बेनिफिट या सोसाइटी को लॉस है? इसी को बोलते हैं डेड वेट लॉस या इसी को बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनो। सिंपल, कि मोनोपोली में प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है, प्राइस ज्यादा होने की वजह से सोसाइटी ज्यादा पे करती है, ज्यादा पे करने की वजह से सोसाइटी को लॉस होता है, और इसी लॉस को अपने बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया ना? बोलो।
हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना है बाबू ना, आपको कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपका जो सिलेबस है वो माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो मतलब आप इंडिविजुअल को देख रहे हो। तो अगर आप एक कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच, समझे मेरा बात, हम क्या बोलना चाहते हैं। आपका जो क्वेश्चन वो मैक्रो इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि मोनोपोली ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे मार्केट में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीडीपी का लेवल ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, सेविंग्स ज़्यादा होगा। ये माइक्रो लेवल का क्वेश्चन है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो MICRO माइक्रो पढ़ रहे हो, माइक्रो आपको इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। ठीक है बाबू, क्लियर हो रहा है मेरी बात? ओके, तो सुन लो, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली सिंपल। मोनोपोली प्राइस कम रखता है ज्यादा रखता है, हेलो, ज्यादा रख रहा है तो इसका मतलब सोसाइटी से वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो सोसाइटी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसी को बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। सिंपल बात याद रखना, ठीक है। एक बार मोनोपोली चैप्टर खत्म होता है, 5 मिनट की टाइम दे रहा हूं, फटाफट पूरा चैप्टर को रिवाइज करो, कुछ भी टॉपिक हो रहा मेरे से पूछो। लग रहा है कितना बड़ा दुख दे दिए, कुछ लोग गिर गया, उठ जाओ, बोलो बाबू। सोशल सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, पूरा वर्ड ध्यान दो ना। आपने क्या पढ़ा था सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली 11-12 में? यहाँ सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली मतलब मोनोपोली के वजह से सोसाइटी को क्या लॉस हो रहा है, समझा मेरा बात? रिवीजन करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी चालू करूंगा। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको मैंने जितना लिखवाया आप उसको पढ़ लो और ईयर का पेपर उठा लो, ईयर का पेपर उठा लो। ये नहीं बोलूंगा आप 100 में 100 सॉल्व करोगे, मिनिमम 80% तो ईयर पेपर ऐसे ही सॉल्व कर ले जाओ। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाया और आपने अच्छे से पढ़ा है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो मैं तो अच्छे से पढ़ाया, मुझे पता है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है और रिवीजन प्रॉपर किया है, ईयर पेपर उठा के देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ। अरे रिवीजन करो, बस 2 मिनट के बाद नया टॉपिक चालू करूंगा, पूछो कुछ भी दिक्कत हो रहा है। लाइव एट होम, कोई दिक्कत? हेलो, स्टार्ट करूं? पढ़ने के लिए दिया तो आपस में बात कर रहा तुम लोग, तुम लोग मुझे लगता है ना 8वां जुमा के बाद 9वां जुमा तुम ही लोग है। इंडियन इकोनॉमी, देखो भाई प्रोनाउंसिएशन क्या है, इकोनॉमी बोलो, इकोनॉमी बोलो, सब चलेगा, इंडिया में सब चलता है। कोई लंदन रिटर्न है तो अलग बात है, हम लोग इंडिया के लोग। इंडियन इकोनॉमी बोलो, इंडियन इकोनॉमी बोलो, इकोनॉमी बोलो, इकोनॉमी बोलो, सब चलेगा। होता क्या है, इकोनॉमिक्स तो बहुत पढ़ लिया तुम लोग, अरे इकोनॉमिक्स तो बहुत पढ़ लिया तुम लोग, इकोनॉमी क्या होता है? अब कोई गूगल लेके मत बैठ जाना, रुकिए रुकिए गूगल में देख के बताते हैं। ट्राई करो इंटरेक्शन करने का, जब मैं आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करूं तो एंजॉय करो।
सर कुछ पूछ रहे, भैया कुछ पूछ रहे, दोस्त कुछ पूछ रहा है, बताना अपने को, गलत करना कोई बात नहीं है। आपस में दोस्ती यारी वाली बात है क्या? हम मैं थोड़ी तो जाके पड़ोसी बताऊंगा, ए सुनना गलत बताया है। क्या है नम, बताओ इकोनॉमी क्या होता है? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सामने वाला बोला है कि एक इकोनॉमी मतलब एक कंट्री में कितना पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो बोल सकते हैं 10% आंसर सही है। 10% आंसर सही है, हाँ भाई 10% सही तो बोला। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सर। उस कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो भी इकोनॉमी है, ठीक है। 20% हो गया आंसर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया 30% आंसर। हाँ, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। 35% आंसर। ए तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा, इंजॉय कर रहा है बैठ गए कि ऑनलाइन वाले किस दिन काम आएंगे। रुक जाओ ऑनलाइन वाले इधर से थोड़ा। उस कंट्री में कितना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चल 5% तेरा भी ऐड कर लिया, 40% हो गया। हाँ, क्या बोला शिवम? गूगल किया है शिवम? बोलो। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ एकदम गलत, तुम्हारा आंसर एकदम गलत नहीं है, बोल सकते हैं। आप लोग खाना वाना खा के नहीं आया तुम लोग? नहीं खाया? इनकम मेरा, अच्छा। आकाश, ऑल ओवर जीडीपी। क्या बोलो केस? वो नहीं आया करण, तो मन नहीं लग रहा क्लास में? मतलब करण नहीं आया सर, मजा नहीं आ रहा क्लास में। ठीक है, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। ओ पूजा बता ना, तू भी तो आई है क्लास में। हम तो अभी देखे इसको, हाँ। पॉपुलेशन, हाँ ठीक। हम्म। डिग्री ऑफ प्राइज इसमें सर में पूछो। बट मूवी थिएटर में क्या, तो मूवी थिएटर में तो फिक्स हो गया ना कि सामने बैठे को इतना प्राइस देना ही है। बट लॉयर केस में क्या फीस उसकी फिक्स होती है? फिक्स तो नहीं होगा ना। है बात समझे मेरा, किसी से तो जरूरी नहीं है 2 करोड़, किसी से 5 करोड़ भी ले सकता है। समझ पा रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आ जाओ जा सुनो। भाई इकोनॉमी क्या होता है, मेरा लैंग्वेज सुन लो। हम भी क्लास का पार्ट है, हम भी कुछ बोलेगा। ऐसा जोग्राफिकल बाउंड्री, सुन लो। ऐसा जोग्राफिकल बाउंड्री, एकदम सिंपल डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। ऐसा जोग्राफिकल एरिया, ऐसा पॉलिटिकल फ्रंटायर, ऐसा फिजिकल बाउंड्री, ठीक है, ठीक है। जहां पर जब मैं फिजिकल बाउंड्री की बात करूंगा तो उसमें वाटर टेरिटरी ऑलरेडी आ जाएगा, बिकॉज इंडिया का डेफिनेशन पढ़ाया था। जब आप इंडिया के डेफिनेशन पढ़े थे तो वहां पे वाटर का टेरिटरी ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा था। तो सिंपल, ऐसा जोग्राफिकल बाउंड्री, चाहे वो फिजिकल बाउंड्री हो या वाटर टेरिटरी हो, दोनों की बात कर रहा हूं। जहां पर प्रोडक्शन होता हो, सिंपल डेफिनेशन सुनिएगा। जहां पर क्या होता हो, प्रोडक्शन होता है। जहां पर कंजम्पशन होता हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट होता हो, जहां पर सेविंग्स होता हो, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, जिस जोग्राफिकल बाउंड्री की इनकम होती होगी, आया बस समझे। जहां पर बहुत सारे इकोनॉमिक एजेंट आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे, एग्जाम्पल, कंज्यूमर इज वन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट, प्रोड्यूसर इज वन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है। जैसे आप मैगी खरीदते हो तो वो पैसा किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। तो मैगी वाली कंपनी प्रोड्यूसर,
आपने खरीदा कंज्यूमर, तो आपने कंजम्पशन किया, सामने वाले ने प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पर प्रोडक्शन होता हो, जहां पे कंजम्पशन होता है, जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग्स होती है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री की खुद की इनकम होती है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट, वर्ड पे ध्यान देना, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। एग्जांपल, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, होलसेलर होलसेलर वाला काम कर रहा है। तो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट हो गए और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। जब बात होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वहां पे पैसा कमाने की बात हो रही है, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके पैसा कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा कमा रहा है, हम और आप कंजम्पशन कर कर अपना सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। आया सामने? तो ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और ये जो भी कुछ हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट के हेल्प से हो रहा है। प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? प्रोड्यूसर के थ्रू। कंज्यूमर के थ्रू क्या हो रहा है? कंजम्पशन। डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू क्या हो रहा है? इस पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री का क्या इनकम है। ऐसे एरिया को अपने क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। तो जिस एरिया में, सुन लो, जिस एरिया में प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही है, उस पूरे एरिया की खुद की इनकम होगी, खुद की जीडीपी होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, जहां पर सेविंग्स हो रहा है, जहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, जहां पर आए दिन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट के थ्रू। ऐसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री को, ऐसे पॉलिटिकल फ्रंटायर को अपने बोलते इकोनॉमी। एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी। कभी आपने सुना होगा ऐसा देश के सामने जहां पे इकोनॉमी वर्ड लगा? सुना है कभी? चाइना इकोनॉमी? अरे इंडियन इकोनॉमी सुना ही होगा। आपके सिलेबस में चैप्टर का नाम पूरा सिलेबस का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया एक ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, अब मैं डेफिनेशन पा रहा हूं, इंडिया एक ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पर प्रोडक्शन भी होता है। भाई इंडिया में क्या प्रोडक्शन होता है? तुम्हारे सामने बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्शन ही तो है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आपको, ये मेरा प्रोडक्शन ही तो है। क्या इंडिया में प्रोडक्शन होता है? क्या इंडिया में इनकम जनरेट होती है? क्या इंडिया में सेविंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है? क्या इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट है? इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडियन। समझ में आया? इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? आप जब कल को यूपीएससी वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको चाइना की इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, जापान की इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, आप अमेरिकन इकोनॉमी पढ़ोगे, तो आपने देखा होगा हर कंट्री के नाम के बाद क्या लगा रहेगा? इकोनॉमी। अगर मैं एग्जांपल बात करता हूँ, अमेरिकन इकोनॉमी मतलब अमेरिकन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, अमेरिका का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वहां पे ये सारे काम हो रहे हैं। जो मैंने लिस्ट लिखा है ना, ये सारे काम किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट के, इसलिए अमेरिकन इकोनॉमी। आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा कोई वर्ड जहां पर इकोनॉमी लगा है और उसकी खुद की ज्योग्राफिकल बाउंड्री ना हो? सुना है कभी? कभी नहीं सुन पाओगे। अब आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी वर्ड क्यों आया? आप समझ में आया? इंडियन इकोनॉमी वर्ड इसीलिए आया बिकॉज इंडिया एक ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पर ये सारे काम किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट के थ्रू। दैट इज वाई इंडियन इकोनॉमी। ए भाई, सब्जेक्ट का मतलब क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन उठता है, सर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है? देखो भाई, इकोनॉमी एक छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एक बड़ा डायमेंशन है और इकोनॉमी एक नैरो डायमेंशन है। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या सिर्फ इंडिया में पाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ पार्ट इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमिक्स का वन ऑफ पार्ट इकोनॉमी है। दूसरा एक बात, जब बात इकोनॉमिक्स होती है ना, तो वहां पर हम लोग हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स हमेशा किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की बात करते हैं। और इकोनॉमी हमेशा पास्ट की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल, जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाना स्टार्ट करूँ, देखो आपको बहुत सारा डेटा याद करना पड़ेगा कि 1950 में देश की जीडीपी क्या थी, 2020 में देश की जीडीपी क्या है, 2022 में देश की जीडीपी क्या है, 1990 में देश के अंदर क्या हुआ था। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो ना, वहां पे पास्ट डेटा पढ़ते हो।
जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो कौन सा डेटा पढ़ोगे? पास्ट डेटा। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको हमेशा फ्यूचर की बात की जाएगी कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन होगा, फ्यूचर में कितना इनकम होगा, फ्यूचर में कितना डिमांड होगा। जी बोलिए। कर दे रहे भाई, रुक जाओ थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर हुआ? तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्लियर हुआ। आप लोग इसको हल्का मत लो, ग्रेजुएशन पास करने का बंदा नहीं जानता है। खुद के भैया भी होंगे, पूछ लेना भैया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या, कुछ तो इतने गंवार बोलते दोनों सेम ही है। हाँ, बोलते दोनों सेम ही है, कुछ अलग अलग नहीं है, बस स्पेलिंग का गलती है, अंग्रेज लोग गलती करे चला गया। और एक बेसिक डिफरेंस, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। कंट्री मत बोलना, इकोनॉमी क्या है? एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री। क्लियर हुआ? तो आपसे कल को कोई पूछेगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है, दो चार तो फटाफट बोल देना। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पे बहुत सारा प्रोडक्शन, या सिंपल बोलना ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। मेरे साथ बोलना तो, ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पर क्या की जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। ये जितना भी मैंने लिस्ट लिखा है इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पर क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ऐसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। इकोनॉमिक्स एक बड़ा डायमेंशन है, एक ब्रॉडर डायमेंशन है। इकोनॉमी इज वन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए नैरो डायमेंशन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, इकोनॉमी हम लोग पास्ट डेटा की बात करते हैं। ज्यादा रिलायबल क्या है? ज्यादा रिलायबल क्या है, पास्ट डेटा या फ्यूचर का डेटा? ज्यादा रिलायबल क्या है? पास्ट डेटा ज्यादा रिलायबल है। आया हुआ सामने? फ्यूचर में क्या होगा वो आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स डिफरेंस होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, डिवीजन ऑफ, चलो हेडिंग डालो। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, नोट्स में सब लिखा रहेगा, टेंशन ना, जो आपको नोट्स मिलेगा सब लिखा रहेगा। आपको मेन कॉन्सेप्ट से मतलब है। आज अगर आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन चाहिए या इकोनॉमी का डेफिनेशन चाहिए, गूगल करोगे तुरंत मिल जाएगा। आप क्लास में क्या लिखवाने आते हो या समझने आते हो? आपको मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए पैसा लिया हूँ, लिखवाने का पैसा नहीं लिया हूँ, इसलिए मेरे से कॉन्सेप्ट लो, नोट्स मिल जाएगा। लिखो डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। हाफ एन आवर क्लास और चलेगा, हाफ एन आवर क्लास और चलेगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि आज अगर इंडियन इकोनॉमी का ना बेसिक्स क्लियर हो गया, सुन लो, आज अगर इंडियन इकोनॉमी का बेसिक क्लियर हो जाए तो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। इंडियन इकोनॉमी का अगर बेसिक्स क्लियर हो गया ना तो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, 4 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट, इकोनॉमी खत्म, इंडियन इकोनॉमी खत्म। इतना इजी है इंडियन इकोनॉमी, पर डिपेंड करता है आपका बेसिक कैसा है। अभी पढ़ाते पढ़ाते जीडीपी आ जाएगा, बोलोगे सर जीडीपी क्या होता है, एनडीपी आ गया, बोलोगे एनडीपी क्या होता है, बहुत कुछ बीच में पड़ेगा, वर्ड का मतलब ही नहीं पता। तो मेरे को एक दो क्लास लगेगा आपका बेसिक कंप्लीट करना, जैसे ही बेसिक कंप्लीट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी खत्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक मैं आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, डिवीजन ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। देखो, एक हुआ है ओनरशिप के हिसाब से डिवीजन, जो हमारे इकोनॉमी का जो डिवीजन हुआ है, एक हुआ ओनरशिप के हिसाब से और एक हुआ है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। एक हुआ है ओनरशिप के हिसाब से और एक हुआ है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। ओनरशिप के हिसाब से इकोनॉमी का 3 डिवीजन है, जिसका पढ़े हो आप। ओनरशिप के हिसाब से इकोनॉमी का 3 डिवीजन हुआ है, पढ़े हो ना? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़े हो ना? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये जो डिवीजन हुआ ना, ये ओनरशिप के हिसाब से हुआ है। सर इसका मतलब इस देश में किसका राज होगा? इस देश में किसका राज होगा, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो मिक्स्ड में क्या होता है? मिक्स्ड में पब्लिक सेक्टर भी आता है और प्राइवेट भी आएंगे। अरे मिक्स्ड में पब्लिक भी आएगा और प्राइवेट आएगा, मतलब इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इनका जो ओवरऑल डिसीजन है कुछ पब्लिक सेक्टर वाले लेंगे और कुछ
प्राइवेट सेक्टर वाले लेंगे। दैट इज वाई इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये जो डिवीजन हुआ इसको ओनरशिप का डिवीजन बोलते हैं कि एज पर द ओनरशिप इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, और एक डिवीजन हुआ है किस बेसिस पर? एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। सर इसका मतलब क्या है? इस देश में किस किस जगह पे लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे? सिंपल सा, कुछ लोग हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग हमारे देश में किस सेक्टर में काम करते हैं? पढ़ा होगा आपने, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पढ़ा है हिंदी हिंदी में। हाँ, तो मतलब वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी सेक्टर। एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एक होगा सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता आपका टर्सरी सेक्टर। ये जो डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडिया में लोग कहाँ कहाँ जॉब करेंगे? तो कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे, और कुछ लोग टर्सरी सेक्टर में काम करेंगे। तो ये जो डिवीजन हुआ इसको बोलते हैं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किस सेक्टर में आता हूँ? मैं क्या दे रहा हूँ आपको? सर्विस सेक्टर, मतलब टर्सरी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, तो मैं आ गया टर्सरी सेक्टर में। अगर कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है वो किस सेक्टर में आ गया? कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा है, फिशरी का काम कर रहा है, एग्रो एग्रो प्रोडक्ट में काम कर रहा है, वो कौन सा आ गया? प्राइमरी। ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो किस में आ गई? सेकेंडरी। जो इंडस्ट्रीज आती हैं, लिखो एग्जांपल, प्राइमरी का एग्जांपल लिखो तो, लिखो तो, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालना, यहाँ पे डालना, यहाँ पे डालना एग्जांपल ऑफ। आप इसको मजाक में ले रहे हो, एमसीक्यू आता है। अरे एमसीक्यू आता है, सीयू एमसीक्यू पूछता है कि खेती बाड़ी किस सेक्टर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी किस सेक्टर में आता है, ठीक है, एजुकेशन किस सेक्टर में आता है, इसका एमसीक्यू आता है। तो आपको मैं ढेरों एमसीक्यू लिखवा दे रहा हूँ, लिखो तो फटाफट। ढेरों मतलब 4-5, डरना डरना मत। लिखो एग्जाम्पल ऑफ, लिखो लिखो, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का डाल लेना, हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर लिखो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री। अब मैं आपको क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग। अरे डेयरी, दूध दही, दूध दही सब सही। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री के बाद क्या था भाई? डेयरी ना, डेयरी। अरे अमूल का दूध आता है घर में, तो अगर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है डेयरी, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। नॉनवेज वाले एनिमल हस्बेंड्री, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? क्या खाया आज? वही खाया, इसलिए नहीं समझ रहा है ना, कि समझना नहीं चाहता है। समझ नहीं रहा, समझना नहीं चाहता है। देखो, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी, HORTI, HORTI कल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है पता है? क्या है बताओ? सुना है, हावड़ा ब्रिज के नीचे बहुत बड़ी फूल की मार्केट है। क्या बोलते हैं उसको पता है ना? लोहा घाट के पास में फूल कटरा बोलते हैं यहाँ पे। बहुत फेमस है, वो हॉर्टिकल्चर है जहाँ पर ना, यहाँ पे देखना, अपना कलकत्ता में सब एग्जाम्पल है। मछुआ में बहुत बड़ा फल की मंडी है, हॉर्टिकल्चर।
तो जो फूल की मार्केट होती है, जो फल की मार्केट होती है, जो वेजिटेबल सब्जी मंडी होती है ना, ये सब आपका होता है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट लिखो, सेरीकल्चर। आ गया ना एमसीक्यू। सेरीकल्चर, SERI कल्चर, सेरीकल्चर। एग्जाम्पल लिखना सेरीकल्चर, सिल्क वार्म प्रोडक्शन, सिल्क वार्म प्रोडक्शन, सेरीकल्चर। सिल्क वार्म पता है ना, सिल्क का जो कपड़ा आता है वो कीड़ा से बनता है ना, सिल्क वार्म। कल हाँ, उसका मतलब सेरीकल्चर। हम्म। लास्ट लिखो एपी कल्चर, API। एपी कल्चर, API। हाँ, एपी कल्चर। हनी का जो लोग काम करते हैं, अरे जो बी मेकर्स होते हैं ना, हनी मेकर्स, एग्जाम्पल ना हनी मेकर्स। तो जो बी वाला, अरे लोग क्या बोलते हैं आप देखना, क्या बोलते हैं, सुंदर सुंदरवन में जाना बहुत बिकता है, हाँ बहुत ज्यादा बिकता है, एपी कल्चर बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल ना बी कीपर्स लिखना, बी कीपर्स, जो मधुमक्खी का छत्ता वत्ता का प्रोडक्शन करता है वो लोग, बी कीपर्स। क्लियर हुआ? ठीक है। प्राइमरी में समझ आ गया ना, पूरा डिटेल में लिखवा दिया, एपी कल्चर सेरीकल्चर सब लिखवा दिया। लिखो सेकंड लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनता है। इस चेयर पर जब बैठ के पढ़ाता हूँ ना तो बकवास नहीं करता हूँ, इसलिए हर बात को सीरियस लिया करो। यहाँ से उड़ जाऊंगा, बकवास कर लेना मेरे साथ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फटाफट। क्लास में मेहंदी लगा के नहीं बैठेगा कोई हाथ में। तुम स्लो स्लो लिख रहा बच्चा की तरह। अभी से स्पीड बढ़ाओ तुम लोग, फिफ्थ सेमेस्टर लिखने वाला है, फिफ्थ सेमेस्टर लिखने वाला है, सिक्स सेमेस्टर भी लिखने वाला है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट, लाइफ का बैंड बजने वाला है, यूपीएससी उसी देने वाले हो तुम लोग। हाँ हाँ, क्या देगा, सीए भी देगा। तो तेज लिखना पड़ेगा। आपको पता है जब हम सीएस का एग्जाम देने बैठे थे ना, एग्जीक्यूटिव वाला, हम लोग खड्डे पड़ गए थे लिखते लिखते, इतना लिखे थे हम लोग, फिर भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। एलएलबी का एग्जाम, जब एलएलबी का एग्जाम देने बैठा, इतना लिखना पड़ा, हालत खराब हो गया। एमकॉम का तो याद मत दिलाओ मेरे को। हाँ, हम वो सबसे गुजर चुके हैं, बहुत तकलीफ होती है। स्पीड बढ़ाओ, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। लिखो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वाला लिखो, इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखो, क्या लिखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन, अरे सीएससी वाला सेकेंडरी में आता है, कंस्ट्रक्शन। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक होता है एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं आया है, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, उसमें आया था। जैसे हम लोग का अगल बगल जो है ना, असम असम, सबका क्वेश्चन, मतलब ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेट करती है। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी पूरा एक्चुअली ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना ग्रेजुएशन लेवल पर। तो यही लोग सेट करते हैं, उन लोग का त्रिपुरा पूरा आसाम आसाम सेट करते हैं। वहां पे क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक्स किस इंडस्ट्री का पार्ट है? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक किस इंडस्ट्री का पार्ट है? दोनों का डिफरेंस पहले बताओ मेरे को। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक पानी चल रहा है। अरे दीदी, कॉन्सेप्ट फेल हो गया मेरा। नहीं रे भाई, तार का फेल, तार का फर्क है, तार का फर्क है। अरे सुनो सुनो सुनो, जब ना पतला पतला वायर यूज किया जाता है ना, वो इलेक्ट्रिक में आता है। आपने मोबाइल में या कहीं पे भी पतला तार, जैसे कैमरा में जो तार लगा, कौन सा तार लगा है, ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे, वहां पे लिखा रहेगा ना 440 वोल्ट। झटके वाला गाना मत याद देना, 440 वोल्ट लिखा रहता है। वो इलेक्ट्रॉनिक, वो कॉयल होता है ना, तो जिस जिस मशीन में मोटे मोटे केबल लगते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं होते हैं। सॉरी, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, और जिसमें पतला पतला तार लगता है वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होता है। जैसे रेडियो कौन सा प्रोडक्ट है?
कौन सा? अभी तो वायरलेस हो गया ना, पहले इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक में तार का जो मोटाई होता है वो ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब मोटा वायर जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक मतलब पतला वायर जो हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। तो चाहे इलेक्ट्रिक हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों किसके पार्ट है? सेकेंडरी पार्ट। लिख लो, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्शन लिख देना। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन। जब बात इलेक्ट्रॉनिक का आएगा, इलेक्ट्रिक आएगा, तो सेकेंडरी। स्टील प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। हाँ, स्टील प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल जो दवाई सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सब कंपनी नाम सुना तुम लोग? सन फार्मा। हाँ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। अरे पैकेज फूड खाते हैं ना हम लोग, पैकेज फूड, वही फूड प्रोसेसिंग। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोडक्शन। हाँ। हाँ, केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्शन। लेदर इंडस्ट्री किस में आता है? लेदर इंडस्ट्री किस में आता है? एनिमल हस्बेंड्री अलग होता है और लेदर इंडस्ट्री अलग होता है, लिखो सेकेंडरी में। अरे तुम लोग वालेट वालेट यूज करते हो ना, जिसकी फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आता है ये। लेदर इंडस्ट्री, कंफ्यूज हो जाओगे लेदर वाले में आगे क्वेश्चन। आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस में आएगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रहा है। किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा, वेरी गुड। अरे, अरे सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बड़े सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ना, उनका तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का। सर्विसेज अलग होती है, आपको पता है ना, सर्विसेज अलग होती है। नेक्स्ट लिखो। पेपर, पेपर इंडस्ट्री। लास्ट में सिंपल इतना, रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल, हाँ, को रिन्यू करते हैं ना हम लोग। एग्जाम्पल क्या होगा? सोलर प्लांट वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी, हाँ। लास्ट में लिखना, एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। टर्सरी की स्पेलिंग क्या होगा? TERTI। ऊपर मेरे से ऊपर से मेरे से टेरिटरी लिखा गया, टर्सरी होगा। कितना कितना टाइम? ए, स्पेलिंग गलती हुआ सुधार लेना तुम लोग, अभी अभी मैंने देखा गलती लिखा गया था, TERTIARY, टर्सरी होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? टर्सरी का क्या क्या एग्जाम्पल होगा? आईटी सर्विसेज, जितने भी आईटी सर्विसेज है ना, आईटी कंपनी, टीसीएस, विप्रो, ठीक है, डेलॉयट। फिर लिखो प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल में ब्रैकेट में अभिषेक पांडे सर का सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब प्रोफेशनल में क्या क्या आ गया? टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। फिर लिखो प्रोफेशनल सर्विस हो गया। पुलिस, पुलिस की सर्विसेज, आर्मी की सर्विसेज, लिखो ये सब। पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये जो लैब वेब करते हैं ना ये लोग,
अरे लैब करता है ना, हेल्थ केयर सर्विसेज। हाँ। अपना जियो को मत भूलना, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटल क्लिनिक का हो गया। ठीक है, फिर अपना टेली कम्युनिकेशन, जियो एयरटेल जो सर्विसेज दे रहा है। एजुकेशन लिखा, जो कॉलेज वॉलेज दे रहा सर्विसेज। ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसमें होटल्स वगैरह आते हैं, होटल्स ट्रेवल्स, टिकट बुकिंग। होटल्स ट्रेवल आता है ना, टिकट बुकिंग, होटल्स बुकिंग। ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। रिटेल सर्विसेज, जूडियो का देखो ना, बहुत सारा आउटलेट है ना, केएफसी का जो आउटलेट है, बिग बाजार, जियो मार्ट, बोलते रिटेल सर्विसेज। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। इंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विसेज, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विसेज। इतना एग्जाम्पल लिखवाने से क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लास्ट में एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विसेज। ठीक है। आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जीडीपी, जीडीपी पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, जितना क्वेश्चन पूछूंगा उतना आंसर देना मेरे को, जितना पूछूंगा उतना मुझे। ये है प्राइमरी सेक्टर। कितना आईफोन वगैरह बाबा तुम लोग के पास, इधर देने का दो ठो। आईफोन वाले जान मुझ के अपना रिंग वो नहीं करते, एंड्रॉयड वाले बेचारा अपना इज्जत बताते छुपते हैं। बैक कवर में ऐसा लगाएंगे आईफोन दिखेगा, मेरा तो नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। हाँ मेरे को लगता है जो आईफोन बचता मेरे पास नहीं है, ईगो हर्ट होता है। कोई दया खा रहा है मेरा गरीबी पे, तो दे देना। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलो, आप ये मानते हो ना, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। जो डायग्राम बना रहे हैं अभी बनाइए, इधर भी प्रोडक्शन हो रहा है, इधर भी प्रोडक्शन हो रहा है। हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है? हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। क्या आकाश बाबू सही है ना? हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। बल अब आप बताइए, इनके जो यूनिट है, इनके जो यूनिट है, जैसे मान लो मैं प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर की जो यूनिट है, अब अगर दूध की बात करूंगा तो लीटर में आएगा, ऑयल की बात करूंगा, पेट्रोल की बात करूंगा, लीटर में आएगा, गेहूं चावल की बात करूंगा केजी और क्विंटल में आएगा। आया वो सामने? तो इनकी जो यूनिट है वो लीटर के फॉर्म में है, केजी के फॉर्म में है, क्विंटल के फॉर्म में, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। हाँ, टन के फॉर्म में। टन बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, टन ज़्यादातर इंडस्ट्री के लिए यूज किया था। ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ना टन में प्रोडक्शन होता है, मतलब टन, इतना टन का स्टील का प्रोडक्शन हुआ है, टन का ज़्यादा, मतलब वहाँ पे ये टन ज़्यादा फेमस है। जैसे हम लोग सब्जी टन में थोड़ी लेते हैं, सब्जी हम लोग किलो में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, आया बात समझे? तो सेकेंडरी में ना टन ज़्यादा, मतलब टन वगैरह वर्ड ज़्यादा यूज होता है। टन हो गया, या यहाँ पे पीस होता है कि 1000 पीस का यूनिट, 1000 पीस का प्रोडक्शन हुआ, 200 पीस का प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे पीसेस में चलता है। ठीक है, पीस में। अगर मैं टर्सरी सेक्टर की बात करूं तो आवरली बेसिस होती है ना, अरे आवरली बेसिस होती है ना सर्विसेज। अरे कल को आपकी जॉब लगी तो पूछेगा ना 9 घंटे की जॉब है या 8 घंटे की जॉब है। तो सर्विस सेक्टर की जो यूनिट होती है वो आवरली बेस होती है। अब आप बताइए, लीटर, केजी, क्विंटल, टन, आवर, पीस ऐड होगा? ऐड होगा? अरे आपने मैथ में पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक है या तीनों अलग अलग है? ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, क्या ऐड कर पाओगे?
नहीं कर पाओ, लेकिन अगर तीनों को ए कर दिया जाए तो तब तो क्या बोल दोगे, 3 ए बोल दोगे ना। कहने का मतलब सेकेंडरी सेक्टर का अपना यूनिट है, प्राइमरी सेक्टर का अपना यूनिट है, टर्सरी सेक्टर का अपना यूनिट है। हर एक सेक्टर की जो यूनिट है वो अलग अलग है। आपस में ऐड करने जाओगे ऐड होगा, आपस में ऐड करने जाओगे ऐड होगा नहीं। इट्स बेटर, इट्स बेटर सबको एक कर दिया जाए, इट्स बेटर सबको क्या कर दिया जाए, एक एक कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल, अगर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, जो भी प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, अगर हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो निकल जाएगा मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। मनी वैल्यू क्या निकल जाएगा, मनी वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हेलो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, 100 लीटर का प्रोडक्शन हुआ, 100 लीटर का प्रोडक्शन हुआ इनटू पर लीटर मान लेते हैं 60 रुपया, तो 100 प्रोडक्शन इंटू 60 रुपया कर दो, कितना हो गया, 600 रुपया। इसको बोलते हैं मनी वैल्यू, 6000, इसको क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू। क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू। तो जितना प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी में, जितना प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी में इनटू क्या कर देंगे, प्राइस, इनटू क्या कर देंगे, प्राइस। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको कन्वर्ट कर दिए पैसे में। अरे भाई पैसा पैसा ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, नहीं ऐड होता मेरे को देख के दिखाओ, अभी हम ऐड करके दिखा रहे हैं, देखिए घर चल जाएंगे। ठीक है, बात सुनो बात सुनो। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ इनटू क्या कर दिए, प्राइस। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ इनटू क्या कर दिए, तो निकल जाएगा मनी वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। क्या निकल जाएगा, मनी वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुआ इनटू क्या कर देंगे, प्राइस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, आपकी सैलरी कितनी है, 50,000 पर मंथ, आया बस सामने। और डिवाइडेड बाई 30 दिन कर दोगे, डिवाइडेड बाई 30 दिन कर दोगे, कितना आ गया, करो तो डिवाइडेड 30 दिन, कितना आ गया, करना करना, कितना, 1,600, ऐसे 1,600। चलो सिंपल। तो ये तो एक दिन की सैलरी आती है, अरे ये एक दिन की सैलरी है, और एक दिन में कितना घंटे काम करते हो, 9 घंटे। 8 8 घंटे भूल जाओ, 9 घंटे की जॉब लगती है, इंटू 9, सॉरी डिवाइडेड बाई 9, कितना आ गया, 18185। तो आपकी पर घंटे की सैलरी कितनी हो गई, 185 रुपये। तो आपने 185 रुपया पर घंटा कमा रहे हो, एक घंटे में कितना कमा रहे हो, 185, 185 कमा रहे हो। ठीक है, तो अगर 185 इंटू 9 कर दोगे तो तुम्हारा एक दिन की सैलरी आएगी, एक दिन की सैलरी आएगी, इंटू 30 कर दोगे तो पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी। तो सिंपल से क्या हो रहा, आवरली बेसिस को, आवरली बेसिस को हम लोग प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आवर किस में कन्वर्ट हो गया, पैसे में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक आवर की वैल्यू कितनी है, 185 रुपया। तो 9 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,666 रुपया। तो वो एक दिन की सैलरी, 1,666 एक दिन की सैलरी, तो 30 दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी। तो कहने मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, मनी वैल्यू में। हमारा जो प्रोडक्शन है वो कन्वर्ट हो जा रहा है मनी वैल्यू में। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, हेलो समझ पा रहे हो। तो जो भी कुछ प्रोड्यूस किया गया, जो भी कुछ प्रोड्यूस किया गया टर्सरी सेक्टर में, इनटू कर देंगे प्राइसेस, क्या कर देंगे, प्राइसेस पर आवर, प्राइसेस क्या कर देंगे पर आवर। ये निकल जाएगा मनी वैल्यू ऑफ टर्सरी सेक्टर। क्या निकल जाएगा, मनी वैल्यू ऑफ टर्सरी सेक्टर। सर अभी तक क्या क्या किए, देखो हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, कितने सेक्टर इंडिया में, कौन कौन बताओ तो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
क्या हर एक सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है? हो रहा है। तो सर सबकी यूनिट अलग अलग है, तो सबको अगर ऐड करोगे तो ऐड नहीं होगा। तो बेटर क्या है, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, पैसे में कन्वर्ट कर दो। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस, प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस, टर्सरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस। एग्जांपल मान लो तो इसकी वैल्यू आई 100 रुपया, इसकी वैल्यू आई 200 रुपया, और इसकी वैल्यू आई 300 रुपया। तीनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 600 रुपया। इसी को बोलते हैं जीडीपी। मतलब जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? कुछ नहीं, जो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है ना, जो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ उसका क्या है? मनी वैल्यू। जो तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ उसका क्या है? मनी वैल्यू। प्राइमरी सेक्टर, एक मिनट समझा दे रहा हूँ जीडीपी की, और एक मिनट में। प्राइमरी सेक्टर में जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ इनटू प्राइस, सेकेंडरी सेक्टर में जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ इनटू प्राइस, टर्सरी सेक्टर में जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ इनटू प्राइस, सबको कन्वर्ट कर दिया पैसे में। तो प्राइमरी सेक्टर का मनी वैल्यू, सेकेंडरी सेक्टर का मनी वैल्यू, टर्सरी सेक्टर का मनी वैल्यू, सबको ऐड कर दो, एक बड़ा सा अमाउंट आएगा। उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं? जीडीपी। डेफिनेशन, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ, लिखो यार हम लिखेंगे नहीं डेफिनेशन, पता था, पता चल गया जाने वाले हो आप। जाओ, मनी वैल्यू लिखो, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ, समझ में आया? जीडीपी समझ में आया? तो जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ, छोड़ रहा हूँ बस, छोड़ रहा हूँ, 2 घंटे हो गया ना, बस छोड़ रहा हूँ, मैं डेफिनेशन लिखा के छोड़ दूंगा, ठीक है? जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, all final goods and services, all final goods and services produced, produce within the domestic territory, produce within the domestic territory, produce within the domestic territory during one accounting year, during one accounting year या financial year, जो भी लिखना सही है। within the domestic territory during one accounting year, ठीक है? क्या हुआ, हाथ जोड़ लिया? हमको लगा हाथ जोड़ रहा है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मनी वैल्यू, हेलो वर्ड देखो, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ का? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब देश के अंदर, ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल अकाउंट, ड्यूरिंग वन, मतलब हर साल की जीडीपी क्या होगी? अलग अलग होगी। 2022 की जीडीपी अलग होगी, 23 की अलग होगी, 24 का अलग। भाई हर साल प्रोडक्शन अलग अलग होगा, प्रोडक्शन क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? जब हर साल का प्रोडक्शन अलग है तो हर साल की जीडीपी अलग होगा। अब ये जो जीडीपी है ना, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मनी या नॉमिनल जीडीपी, मनी या नॉमिनल जीडीपी, मनी जीडीपी बोल दो या नॉमिनल जीडीपी, या इसी को बोलते हैं जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, या इसी को बोलते हैं जीडीपी एट अ करेंट ईयर प्राइस। जीडीपी है ना, जीडीपी 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी या मनी जीडीपी, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस या जीडीपी एट अ करेंट ईयर प्राइस। सबका मतलब एक ही है, इन सबका मतलब एक ही है। क्या सुनो, कहाँ चला गया? समझ पा रहा है कि ऊपर से आ रहा है सब? ए ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा डीप में चले गया क्या? ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर ऊपर समझाने का। दूसरा होता है, लिखो, रियल जीडीपी, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपने जीडीपी एट अ कांस्टेंट ईयर प्राइस, जीडीपी एट अ कांस्टेंट ईयर प्राइस, या जीडीपी एट अ बेस ईयर प्राइस,
जीडीपी कितने टाइप्स के हैं बाबू? जीडीपी कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के, एक है रियल और एक है मनी। अब जो डिफरेंस है ना, बड़ा सिंपल डिफरेंस है। अगर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर करंट ईयर प्राइस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा नॉमिनल जीडीपी, या इसी को बोलते हैं मनी जीडीपी, जीडीपी एट अ करंट ईयर प्राइस या जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। भाई जीडीपी निकालने के लिए, सुनो सुनो सुनो, जीडीपी निकालने के लिए सिंपल क्या कर रहे थे हम लोग, प्रोडक्शन कर रहे थे, और प्रोडक्शन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमें क्या मिल रहा था, हमें क्या मिल रहा था, जीडी वैल्यू मिला था, यही तो। अरे तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन इनटू प्राइस, क्या मिल गया, जीडीपी। तो अगर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉमिनल जीडीपी, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल जीडीपी, यही तो डिफरेंस है। अगर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और अगर बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कौन सा जीडीपी मिलेगा, रियल जीडीपी मिलेगा। दोनों में यही डिफरेंस है, सिंपल लॉजिक। जीडीपी निकालने के लिए हमें प्रोडक्शन में प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो नॉमिनल जीडीपी, अगर बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो रियल जीडीपी। इसी को ना लिख लो, फॉर्मूला यहाँ पे लिखो। ये सब बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में लेट आया इसका मतलब क्या है, ये सब क्लास 12 की बात है, पता होना चाहिए। आप फॉर्मूला लिख लो, नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, करेंट ईयर प्रोडक्शन इनटू अ करेंट ईयर प्राइस। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। करेंट ईयर प्रोडक्शन में करेंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, करेंट ईयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो हमेशा करेंट ईयर का रहेगा, प्रोडक्शन तो हमेशा किस ईयर का रहेगा, करेंट ईयर का। खेला है प्राइस का, प्राइस कर दिया आपने बेस ईयर प्राइस, कौन सा प्राइस मिल जाएगा, रियल। नोट, बेस ईयर प्राइस मीन्स नॉर्मल ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस मीन्स नॉर्मल ईयर प्राइस। और हमारा जो करंट बेस ईयर है वो 2011 2012 हमारा करंट बेस ईयर है। समझा रहा, समझो, घबराओ मत, लिख लो पहले, घबरा जाता है तुम लोग। जीडीपी का कॉन्सेप्ट आज यहीं पे कंप्लीट होगा, पूरा जीडीपी खत्म कर दिया। जीडीपी निकालने का सिंपल फार्मूला है, हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। हेलो, हर एक सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन हो रहा है सबको कन्वर्ट कर दो किसमें, प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ कन्वर्ट कर दो पैसे में। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइस से मल्टीप्लाई। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस, टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस। तीनों सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, तीनों सेक्टर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मनी में। सारे मनी को ऐड कर दो भाई, मनी 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 ऐड होगा, सारे मनी को ऐड कर दो, एक बड़ा सा अमाउंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी।
अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल। नॉमिनल क्या होता है, करेंट ईयर प्रोडक्शन में करेंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉमिनल मिलेगा, और करेंट ईयर प्रोडक्शन में बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल मिलेगा। आया बस हमने। सर बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर मतलब नॉर्मल ईयर। सर नॉर्मल ईयर का मतलब ऐसा ईयर जिस साल कोई भी पेंडेमिक, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज, बादल वादल, सूखा, ये सब ना पड़ा हो। नॉर्मल ईयर मतलब ऐसा साल जहां पर वेदर एकदम प्रॉपर था, जहाँ पे कोई सूखा नहीं पड़ा, बारिश भी बराबर हुई, मतलब जितने भी मौसम थे एकदम बराबर थे, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह नहीं आई। जैसे आपने सुना होगा बादल फट गया तो उत्तराखंड में एक बार, केदारनाथ में बादल फट गया था। आप बताओ केदारनाथ में अगर बादल फट गया तो सिर्फ केदारनाथ में उसका असर आएगा, पूरे कंट्री में उसका असर आएगा? पूरे कंट्री में उसका असर आएगा। तो जिस साल कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज नहीं आया, सूखा नहीं आया, बाढ़ नहीं आया, फ्लड नहीं आया, एकदम सारी जो ऋतुएं हैं, सारे जो मौसम है अच्छे से रहे, उसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। और हमारा जो करेंट बेस ईयर है उसको क्या बोलते हैं, 2000। हमारा जो करंट बेस ईयर है 2011-12। आपको पता है 2000 2020 होने वाला था, हमारा जो करंट बेस ईयर 2020 होने वाला था, अचानक से कोरोना ने एंट्री। अचानक से कौन आ गया, कोरोना। अब लगता है कोरोना के वजह से बेस ईयर होगा, नहीं। गवर्नमेंट बोली भाड़ में गया, जब भी बेस ईयर सोचते कोरोना आ गया, नहीं सोचेंगे। अभी 10 साल, कितना, लगभग 15 साल होने वाला ना, 15 साल से गवर्नमेंट डिसाइड ही नहीं कर पाई कि हमारा बेस ईयर क्या होगा। तो 2011-2012 हमारा लास्ट बेस ईयर है, और यही हमारा करंट बेस ईयर चल रहा है। डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करने वाला है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देश की जो नेशनल इनकम है, देश की नेशनल इनकम कौन निकालती है? आप सिंपल बोलते हो गवर्नमेंट निकालती है। सर गवर्नमेंट में कौन, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है, लिख लो मेरे साथ, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इनका ही जिम्मेदारी है देश की नेशनल इनकम को निकालना, देश की जीडीपी को निकालना, देश का नॉर्मल ईयर क्या होगा ये डिसाइड करते। जो आप सोचते हो ना पर क्वार्टर जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, यही निकालते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलो अत्याचार खत्म आज का। तुम लोग का हालत देख के लग रहा है अत्याचार कर रहा हूँ। बाय बाय। जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पूरा ढुक करके पूरा जीडीपी क्लियर करा दिया। लाइव एट होम कुछ पूछना है? ठीक है देख लेना, क्या कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। यूट्यूब पे जाएगा, वहां से देख लेना।